नमस्कार, मैं प्राध्यापक PS कामले, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षा केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम MA भाग 2 सत्र 4 आधुनिक हिंदी कविता सेकंड इकाई 4 उस आदमी को देखो कविता का आशय देखेंगे। उस आदमी को देखो। प्रस्तुत कविता कवि केदारनाथ सिंह ने उस आदमी को देखो इसलिए बताया कि हम उन लोगों का अनुकरण करते हैं जो सफलता के अधिकारी होते हैं। वे हमेशा नई दिशा की ओर अपना मार्गक्रम करते हैं। परिणाम वे लोग सामाजिक दृष्टि से मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। हमारे समाज में एक ही सड़क पर चलने वालों की संख्या भी बहुत है। कभी कभी उत्सुक और नाराज भी होता है। मनुष्य जीवन में ऐसे प्रसंग हर व्यक्ति के जीवन में आते रहते हैं। फिर भी कभी अपनी निश्चित दिशा की ओर जाने के लिए उस आदमी को देखो कि कविता के माध्यम से संदेश देते हैं। मनुष्य को जीवन में हमेशा नए नए रास्तों को स्वीकार करना पड़ता है। कभी इच्छा के अनुसार तो कभी इच्छा के विरुद्ध नए नए रास्ते अपनाने पड़ते हैं। जो सड़क पार कर रहा है उसकी कोई भी इच्छा होती है, उसे लेकर ही सड़क पार करता है। वो कहाँ से आ रहा है मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ जाएगा ये बात बताना कठिन है। पर इतना स्पष्ट है कि वह सड़क के इस तरफ खड़ा है और अपनी मंजिल पाने के लिए वह सड़क के उस तरफ जाना चाहता है। इसलिए रोज थोड़े थोड़े क्यों ना हो वह अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहता है। उसका एक पैर आगे बढ़ने के लिए हवा में उड़ता है और दूसरा उसके पीछे उठने का इंतजार कर रहा है। जो पैर आगे बढ़ने के लिए उठा है वह आगे बढ़ने पर सुन रहा है। हर नए काम के प्रति अनेक लोगों को अनुभव सुनने पड़ते हैं। वो पैर दूसरों से कह रहा है जल्दी करो, ये सड़क है। और सड़क एक वस्तु है जो सभी लोगों के लिए उपयोग में लाई जाती है। दोस्तों, सड़क एक स्थान पर पड़ी रहती है जो कि वह हमेशा वही पड़ी रहती है। दूसरों सफलता के लिए अपना त्याग करने के लिए। इसी कारण हर बार हर आदमी को नए पद्धति से पार करनी पड़ती है। सभी लोग रास्ते पर एक दिशा में जाएंगे क्या? ये बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वे अनुसार रास्ते अलग हो जाते हैं। क्योंकि व्यक्ति के अनुसार रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। जिस सड़क पर चलकर कुछ तो हाथ लगता है वह अपनी सड़क होती है। जो आदमी सड़क पार कर रहा है हो सकता है बार बार पार कर रहा है, वह वही सड़क है जिसे वह कल फिर पार करेगा और उसके अगले दिन फिर ऐसा ही हो सकता है। वह असंख्य वर्षों तक वह बार बार उसकी और केवल उसको पार करता रहेगा जिस पर चलने का कारण सफलता और सामाजिक की हाथ में लगेगी। जो व्यक्ति जीवन में कुछ प्रयास नहीं करते वे एक ही स्थान पर रुक जाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में कोई प्रयास नहीं करते वो एक ही स्थान पर रुक जाते हैं। वो कामयाबी न पाने के कारण फिर उत्सुक और मनोदशा लेकर जीने का काम करते हैं। ये कवि को अच्छा लगता है। मुझे व्यक्ति का सड़क पार करना हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि इस पर एक उम्मीद सी होती है कि जो दुनिया इस तरफ है शायद उससे अच्छी हो सड़क की दूसरी तरफ। अर्थात अपने अनुभव ही सत्य होती है बल्कि कल्पना का खेल है। इसी कारण कवि सही रास्ते पर चलने का संदेश देता है। उस आदमी की इस कविता में कवि सही रास्ते पर चलने का संदेश देता है। सुई और तागे के बीच में कविता का आशय है। सुई और तागे के बीच में कविता में केदारनाथ सिंह ने माँ और बेटे के बीच की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया है। माँ और बेटे की बीच की समस्याओं को उजागर करने का काम इस कविता सुई और तागे के बीच कविता के माध्यम से हुआ है। पानी में भीग न जाओ इसी कारण वो मुझे बाहर नहीं जाने देती। उसे डर है कि मैं बाहर जाने के बाद उसे भूल जाऊंगा क्योंकि मैं उसकी एकमात्र समान हूँ। माँ के विचार मृत्यु के बारे में कोमल है। पक्षियों के अर्थात मुक्त जीवन को वह स्वीकार करती है। माँ मेरे अकेलापन के बारे में सोच रही है और माँ चुप है कि मुझे बाहर जाना है।
केदारनाथ सिंह कहते हैं, माँ मेरे अकेलेपन के बारे में सोच रही, क्या शायद पानी गिर नहीं रहा, ये बरसात के दिनों का समय है, पानी किसी भी समय गिर सकता है, कवि को बाहर जाना है। और माँ चुप है। ये निश्चित है कि मैं बाहर जाऊंगा तो माँ को भूल जाऊंगा। ये भावना माँ की है। और माँ अपने बच्चों को स्वयं को साथ रहने के लिए राजी करती है। बाहर की आंधी भागदौड़ में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है, जिस प्रकार मैं भूल जाऊंगा उसकी कटोरी, उसके द्वारा दिमाग गवा दूध का गिलास जो माँ हमेशा से मुझे देती थी। उसकी सफ़ेद साड़ी में काली किनार है। इस प्रकार की साड़ी पहनने की उसकी माँ की नई आदत है। मैं एकदम भूल जाऊंगा जिससे उस पूरी दुनिया में ऐसी साड़ी केवल मेरी माँ ही पहनती है। कुछ दिनों के बाद सर्दी का मौसम आ जाएगा। कवि का अनुभव है कि सर्दियों का मौसम जब भी आता है तो माँ की हालत बिगड़ जाती है। वह इस परेशानी से थोड़ी और झुक जाती है। अपनी परछाई की तरफा उन बारे में उसके विचार बहुत कठोर है। मृत्यु के बारे में बेहद कोमल है। पक्षियों के बारे में वह कभी कुछ नहीं कहती, जबकि वह नींद में स्वयं एक पक्षी की तरह लगती है। इस प्रकार माँ की वास्तविकता का चित्रण किया गया है। वैधव्य का दुख इसी महीने में उसने नसीब में आया था। माँ जब बहुत थक जाती है तो उठा लेती है सुई और तागा। केदारनाथ सिंह कहते हैं, मैंने देखा है कि जब सब सो जाते हैं तो सुई चलने वाला उसके हाथ देर रात तक कपड़े सिलाने का काम करते हैं। समय को धीरे धीरे सिलती है, जैसे वो मेरा फटा हुआ कुर्ता। और इस प्रकार माँ की व्यस्तता का चित्रण किया है। पिछले 60 वर्षों से एक सुई और तागे के बीच दबी हुई है मेरी माँ। वो स्वयं एक करगा बन गई है जिस पर 60 वर्ष बुने गए। धीरे धीरे उन कपड़ों को चौतरा करके रखा गया है। बहुत मोटे कठिन 60 वर्ष बीत गए। प्रस्तुत कविता में माँ और बेटे के बीच संबंधों पर पकड़ डालने का काम किया है, जिसमें बेटे का बाहर जाना माँ के लिए खटकता है। माँ का एकमात्र सहारा उसका बेटा है। जीते हुए आदमी का बयान इस कविता का आशय देखते हैं। प्रस्तुत कविता में केदारनाथ सिंह ने गांव की ओर जाने की इच्छा व्यक्त की है, क्योंकि गांव ही उनकी कार्यक्षमता को अंजाम दे सकते हैं। जाते हुए आदमी का बयान में गांव की ओर जाने की इच्छा व्यक्त की है। कवि को शिक्षा देकर उसके द्वारा पूरा करना चाहता है। संघर्ष के बिना कुछ मिलने वाला है। अब वह समस्या कवि की व्यक्तिगत में रहकर सामाजिक बन जाती है। इसी कारण कवि सभी लोगों को सजग करने का प्रयास करते हैं। सुबह की ठंडी धूप में मैं अपना मस्तिष्क और हृदय धो रहा हूँ, अर्थात मुझे सिर से पवित्र रहना है। विचार और चाल चलन से भी मुझे पवित्र रहना है। मृत्यु से पहले मुझे बहुत काम करना है, बहुत काम करने बाकी है। अभी मुझे कोयला सुलगना है, अर्थात क्रांति की शुरुआत करनी है, जो आज की आवश्यकता है। अभी मेरे कपड़े सूख रहे हैं, अभी थोड़ी देर मुझे लोह की तरह तपना होगा, तभी मैं स्वयं को किसी भी हालत में मजबूत रख सकूँगा। फिर मैं अपने काम में उतर जाऊँगा, अपने सारे कपड़ों के सबसे हल्के और सूक्ष्म सूद में, ताकि अपने काम को अंजाम देने के लिए फिर लौट आऊँ। सच बात है कि मुझे टूटने की आवाज़ बहुत अच्छी लगती है। मुझे टूटने वाली चीज़ें केवल इसलिए अच्छी लगती है कि मैं उनके अंदर सुनता हूँ। बहुत मंद टूटने की आवाज़ जो बड़ी आवाज़ नहीं करती। प्रकृति का यह नियम है, हर चीज़ सुन जाने के बाद टूट जाती है। टूटने की आवाज़ पहली बार मैंने दिल्ली में सुनी। भारत की दृष्टि से दिल्ली महत्वपूर्ण स्थान है। दिल्ली आज भी देश की महत्वपूर्ण गतिविधियों का केंद्र बना है। देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र दिल्ली ही है। मैं स्वीकार करता हूँ कि दिल्ली मुझे अच्छी लगती है। सभी क्रियाकलापों का केंद्र दिल्ली ही है। और जब कि मैंने अपना सामान इकट्ठा कर लिया है, मैं एक आम आदमी होने के कारण राजनीति लोगों के समान वादा नहीं कर सकता। झूठे वादी भारतीय राजनीति की पहचान है। मैं इतना कहूँगा कि सब कुछ ठीक रहा तो पृथ्वी पर सही हालत है।
एक ना एक दिन मैं तुम्ही जरूर बताओ कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम आदमी तक पहुंच जाता है या नहीं। हर की शुरुआत सूर्य की किरणों के प्रकाश समुद्र की आखिर मछली तक पहुंचने में कितना समय लगता है। अर्थात योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम मनुष्य तक पहुंचता है या नहीं स्पष्ट है। सरकारी योजना का लाभ बहुत कम लोगों को मिलता है। इस समय मेरे लड़ाक पर जो पसीना आ रहा है वह किसी काम के कारण नहीं, उसमें मेरी मेहनत के अतिरिक्त कुछ और भी जरूरी बातें हैं जो चमक रही है। अर्थात समाज के हर परिस्थिति से कभी चिंतित है, इसकी झलक उनके चेहरे पर स्पष्ट झलकती है। ये समाज की चिंता के कारण पसीना छुटा हमने तो अभी हमने जो कविताएं देखी आज के इस वीडियो में, उस आदमी को देखो सुइया तागी के बीच और जाते हुए आदमी का पाया, इस कविता के आशय पर चर्चा। धन्यवाद।